हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे असेसमेंट प्रोसीडिंग, जो पिछले पिछले क्लासों में हम डिस्कस करा था। रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीडिंग। तो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में हमने कुछ सेक्शन को डिस्कस किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं आज। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 44C, और कुछ और सेक्शन नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा कि एसएससी क्या कर सकता है, डीआरपी को रेफर कर सकता है। डीआरपी को रेफर क्या कर सकता है, अब उसकी बात करते हैं रेफरेंस ऑफ टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पास करेगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किस दो सिनेरियो में पास हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर एसएससी क्या है, फॉरेन कंपनी है या नॉन रेसिडेंट है, पहला सिनेरियो हो गया। और दूसरा सिनेरियो हो गया कि अगर हमें टीपी असेसमेंट अंडर सेक्शन 192 CA में अगर हो रहा है, तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। दो सिनेरियो कौन कौन सा हो गया, एक फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट के केस में, और दूसरा कौन क्या हो गया, जो टीपी असेसमेंट होती है जिसका ऑर्डर अंडर सेक्शन 192 अंडर सेक्शन 92 CA में पास होता है। अगर अगर जो असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करना चाहता है उसमें वेरिएशन है, वो क्या है, एसएससी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल है। वेरिएशन जो है एसएससी के इंटरेस्ट की प्रीजुडिशियल है, मतलब जो एसएससी ने इनकम क्लेम कर डिक्लेयर करा है इनके अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, अपने रिटर्न ऑफ इनकम में जो एसएससी ने इनकम डिक्लेयर कर रखा है, या तो इनकम बढ़ जाएगा, या लॉस है तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, या क्या हो जाएंगे, रिफंड कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट कम मिलेगा। इस टाइप के सिचुएशन आ सकते हैं जो वेरिएशन हो सकते हैं। हमने जो रिटर्न ऑफ इनकम एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, जो जो असेसिंग ऑफिसर जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में जो कर सकता है, तो ये वेरिएशन क्या है, एसएससी के अगेंस्ट है। तो एसएससी क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर एसएससी को क्या करेगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर देगा। कॉपी ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर किसको देगा, एसएससी को। एसएससी के पास उसके दो सॉल्यूशन है। या तो क्या कर सकता है, उस वेरिएशन को एक्सेप्ट कर ले, एसएससी उस वेरिएशन को एक्सेप्ट कर ले, या ऑब्जेक्शन फाइल करे किसके पास, डीआरपी के पास। एसएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लिया, या एक्सेप्ट नहीं करता है ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को, तो ऑब्जेक्शन कहाँ फाइल करेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में फाइल करेगा, और एओ को भी फाइल करेगा। ये कब तक करना होता है कि उसके 30 दिन के अंदर बताना होता है। जब जिस दिन मिला उसके 30 दिन के अंदर बताना होता है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अगर एसएससी कुछ नहीं बताता तो इम्प्लाइड है कि एसएससी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एसएससी उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना चाह रहा है तो उसके उसमें विदिन 30 डेज, जिस दिन से उसको असेसमेंट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है, उसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा, असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा कि हम ऑब्जेक्शन कहाँ फाइल कर रहे हैं, डीआरपी में, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब एसएससी क्या करता है, अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। तो एसएससी क्या करेगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय एओ। अगर एसएससी ने क्या करा, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो जब उसने क्या अपना एक्सेप्टेंस दिया, उसके वो महीने खत्म होने के उसके अगले महीने तक वो क्या कर सकता है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा करेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, ये इसका अपील हम कहाँ, एसएससी कहाँ कर सकता है, ये अपील वाले सेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। इसका अपील हम कहाँ कर सकते हैं, सीआईटी अपील में। इसका अपील हम कहाँ कर सकते हैं, सीआईटी अपील में। अगर एसएससी ने क्या करा है, अब कहाँ पे, जहाँ एक्सेप्टेंस वेरिएशन का एक्सेप्टेंस एसएससी ने दिया है उस केस में, अगर एसएससी ने क्या करा है कि फाइल कहाँ क्या करा है, ऑब्जेक्शन फाइल करा है कहाँ पे, डीआरपी के पास। तो डीआरपी क्या करेगा, डायरेक्शन इशू करेगा। डायरेक्शन कब करेगा, तो डीआरपी शेल इशू डायरेक्शन विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इज फॉरवर्ड टू एसएससी। जिस महीने फॉरवर्ड हुआ है ड्राफ्ट असेसमेंट एसएससी को, उसके अगले महीने के उस महीने के एंड से अगले 9 महीने तक में वो डायरेक्शन कौन देगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल डायरेक्शन किसको देगा, एसएससी
असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि आपको असेसमेंट ऑर्डर कैसे पास करना है। यहाँ पर क्या कर सकता है कि डीआरपी का ऑर्डर डायरेक्शन किस बेस पे हो सकता है, डीआरपी सेल इज टू डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। बेसिस क्या होगा उसका डायरेक्शन का, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होगा, बेसिस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होगा। जो ऑब्जेक्शन एसएससी ने फाइल करा है वो उसका बेसिस हो सकता है, ऑब्जेक्शन जो एसएससी ने फाइल करा है वो ऑब्जेक्शन हो सकता है। मटेरियल जो डीआरपी ने कोई मटेरियल गैदर कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, डीआरपी प्रोसीडिंग्स में, तो उसको बेस ले सकता है। या एसएससी ने कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया है तो वो भी बेसिस हो सकता है। तो डीआरपी केस में मैक्सिमम केसेस में देखा क्या गया है कि यहाँ पर ये मैक्सिमम केस में रेवेन्यू फेवर में ऑर्डर जाता है। यहाँ पर डीआरपी में मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब रेवेन्यू फेवर में जाता है, पर मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि क्या है लोग डीआरपी के फेवर में, मतलब रेवेन्यू फेवर में ऑर्डर जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अब यहाँ पर क्या गया है कि जो भी डायरेक्शन आएगा डीआरपी का 9 महीने के अंदर, वो डायरेक्शन किसका होगा, वो उस पर बाइंडिंग होगा ईओ पे। डायरेक्शन रिसीव बाय ईओ इज डायरेक्शंस आर रिसीव्ड बाय ईओ आर बाइंडिंग ऑन असेसिंग ऑफिसर। जो भी डायरेक्शन आएगा उसको इग्नोर नहीं कर सकता है ईओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब डायरेक्शन, अब डायरेक्शन मिलने के 1 महीने के अंदर उसको क्या करना है, जिस महीने आएगा, जिस महीने उसको डायरेक्शन आया है उसके वो महीने खत्म होने के बाद अगले महीने तक उसको क्या करना है, ऑर्डर पास करना है, फाइनल ऑर्डर पास करना है। अब डीआरपी क्या कर सकता है, डीआरपी डायरेक्शन क्या दे सकता है, डायरेक्शन में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताइए, डायरेक्शन में क्या हो सकता है। डायरेक्शन में 3 सिचुएशन बनते हैं। 3 सिचुएशन क्या बनता है, जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन आया था ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में, उसको क्या हो सकता है, डीआरपी क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है। दूसरा क्या करता है, उसको इनहेंस कर सकता है, इनहेंस कर सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, जो वेरिएशन है उसको कंफर्म कर सकता है, कंफर्म कर सकता है। डीआरपी में कौन जा सकता है, डीआरपी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जाता है, डीआरपी में कौन जाता है, ओनली एसएससी जाता है। यहाँ पर जो एसएससी क्या है, जिसका असेसमेंट चल रहा है। तो वेरिएशन में 3 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो जो वेरिएशन है रिड्यूस करेगा उसको, या वेरिएशन को इनहेंस करेगा, या उसको कंफर्म करेगा। मतलब 100 रुपये का वेरिएशन था, अब दूसरे शब्दों में बोले हम यहाँ पर 100 रुपये का मेरा वेरिएशन था, यहाँ पर उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस करने के बाद क्या करेगा, 90 कर सकता है, 0 कर सकता है, 80 कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। इनहेंस कर सकता है, क्या 100 है तो इसको 500 कर सकता है, मतलब 100 मोर देन 100 कुछ भी कर सकता है अमाउंट, ये इनहेंस कर सकता है कुछ भी अमाउंट, इसे 100 से ऊपर ही होगा। या कंफर्म कर सकता है तो 100 का 100 ही रख सकता है। तो डीआरपी का ऑर्डर जो है, डीआरपी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो फाइनल ऑर्डर पास होता है असेसिंग ऑफिसर द्वारा, उसका अपील हम कहाँ करेंगे, आईटीएटी में करेंगे, आईटीएटी में करेंगे। जो ऑर्डर डीआरपी के डायरेक्शन पे जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम कहाँ करेंगे, अपील आईटीएटी में। इफ एसएससी, यहाँ पे वही बात है, इफ एसएससी इज नोटिफाइड विद फाइनल ऑर्डर पास बाय द एओ in pursuance of direction of the DRP, he can file an appeal to ITAT। फेसलेस यहाँ भी, ये भी डीआरपी वाला भी इशू होने वाला है, ये भी हम समझेंगे 31 मार्च 2023 तक जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद हम समझते हैं इसको। अब दूसरा क्या सेक्शन है, सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है यहाँ पे, वो भी असेसमेंट प्रोसीडिंग का पार्ट है। यहाँ पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि हम किस मोड में अकाउंटिंग करें, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए एसएससी क्या कौन सा मेथड ऑप्ट कर सकता है, या तो मर्केंटाइल सिस्टम या कैश बेसिस अपना क्या कर सकता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट कर सकता है। सैलरी, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल और कैपिटल गेन पे कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। अब आगे बात आती है
किसकी? सेक्शन 154 सबसेक्शन सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 की। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड टू नोटिफाई ICDS सेंट्रल, ठीक है, एम्पावर दिया गया है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करे। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है? 10 ICDS को नोटिफाई किया है। वो कब से एप्लीकेबल है? असेसमेंट ईयर 17-18 से। ठीक है, यहाँ पर ये किसके लिए, किस पे एप्लीकेबल होगा? कंप्यूटिंग के अंडर ICDS कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? जो एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम पे, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रहा है, और उस पर क्या है? ICDS, और वो इनकम कहाँ पे होना चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या PGP, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से होना चाहिए। यहाँ पर सारे एसएससी कवर्ड हैं। बस यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर टैक्स नोट एक्सेप्शन है यहाँ पर क्या है? ICDS में सारे एसएससी कवर है, मगर ये ICDS एप्लीकेबल कवर नहीं करता उनको जो इंडिविजुअल और HUF जिस पे क्या है? टैक्स ऑडिट नहीं होता। बस जिस इंडिविजुअल और HUF पे टैक्स ऑडिट होता है उस पर ICDS एप्लीकेबल है, और जिस इंडिविजुअल और HUF पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उस पर ICDS एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 में। डिस्क्रिशन ऑफ बेस्ट जजमेंट। डिस्क्रिशन ऑफ बेस्ट जजमेंट मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है उसके बेस पे वो अपना बेस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। तो हमेशा बेस्ट जजमेंट 140 अंडर सेक्शन, बेस्ट जजमेंट कहाँ पास होता है? ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 में। ये हमेशा एसएससी के अगेंस्ट ही होता है। हमेशा ऐसा नहीं, हमेशा में कहीं लॉ में नहीं लिखा एसएससी के अगेंस्ट होता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हमेशा मैक्सिमम केसेस में प्रोबेबिलिटी चांसेस होती हैं कि यहाँ एसएससी के अगेंस्ट में हुई है। यहाँ पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में बात करता है कि 3 सिचुएशन उस पे हैं जहाँ असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 144 पास कर सकता है। पहला कि असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड about the completeness, correctness और of the books of accounts and document of the SSC। SSC उसके करेक्टनेस और कंप्लीटनेस पे सेटिस्फाइड नहीं है। किसके? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ SSC के। और उसके तो डॉक्यूमेंट पे भी वो डाउटफुल है, तो उस केस में क्या कर सकता है? बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है अंडर सेक्शन 144। यहाँ पर करेक्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग वाज नॉट रेगुलरली फॉलोड बाय SSC। उस केस में भी क्या कर सकता है? बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। यहाँ तीसरा सिचुएशन क्या है? ICDS नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉट बीन फॉलोड बाय द SSC फॉर कंप्यूटिंग द इनकम। ICDS जो है फॉलो नहीं किया गया है। कब? SSC की इनकम कंप्यूट करते टाइम वहाँ भी क्या कर सकता है? यहाँ पर बेस्ट जजमेंट पास कर सकता है 144 में। 3 सिचुएशन हो गई यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम अंडर सेक्शन 144B में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट कंपनसेशन। इंटरेस्ट कहाँ पे, किस पे लेट रिसीव हो रहा है? कंपनसेशन पे। कंपनसेशन मीन्स जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्ट पे जो कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल कब होगा? जिस साल हमें मिलेगा उस साल उसको टैक्सेबल करेंगे। दूसरा होता है escalation of price in contract or export incentives shall be deemed to be income in previous year in which reasonable certainty of its realization is achieved। क्या escalation of price का हमें किस साल बुक करेंगे? जिस साल हमें रीजनेबल सर्टेनिटी हो गई कि ये escalation हमें रियलाइज हो जाएगा, उस साल हम क्या करेंगे? उसको बुक कर लेंगे। किसको? escalation को। escalation किस में होता है? एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, और दूसरा है एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे। एक्सपोर्ट इंसेंटिव 2 चीज़ें पे हमें जब रीजनेबल सर्टेनिटी हो गई कि इसकी रियलाइजेशन की, उस जब हम वो इनकम बुक कर लेंगे। अब आते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कब टैक्सेबल होगा? जब वो अक्रू हुआ या मिला, दोनों में जो पहले हो। गवर्नमेंट ग्रांट भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल कब होगा? जब गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिला या अक्रू हुआ, वो दोनों में जो पहले है वो, तब हम क्या करेंगे?
उसको इनकम बुक कर लेंगे। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद किसका बात आता है? सीबीडीटी का। इसके बाद किसका पोजीशन आता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद किसका पोजीशन आता है? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये हायरार्की है, ठीक है। तो ये क्या करती है? सीबीडीटी क्या करती है? इनकम टैक्स लॉ को क्या करती है? उसको एम्पावर दिया गया है कि वो बीच बीच में इनकम टैक्स लॉ को फॉलो करने के लिए क्या डायरेक्शन इशू करे, इंस्ट्रक्शन दे और सर्कुलर इशू करे। किसको? अपने सब ऑर्डिनेंट को। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आ जाएगा यहाँ पे, फिर सीआईटी आ जाएगा यहाँ पे, फिर एडिशनल सीआईटी आ जाएगी यहाँ पे, फिर एसीडीएससी आ जाएगा यहाँ पे, एसीआईटी या डीसीआईटी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद आईटीओ आता है, आईटीओ आता है। उसके बाद इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे मतलब अगर हायरार्की की बात करें तो सबसे नीचे क्या कौन आते हैं? इनकम इंस्पेक्टर। उसके बाद आईटीओ, उसके बाद डीसीआईटी 7 रैंक का पोजीशन है। एडिशनल जॉइंट कमिश्नर उसके ऊपर का पोस्ट है, कमिश्नर आ जाता है। उसके बाद क्या आता है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद क्या आता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी के ऊपर क्या आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हायरार्की हो गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और सीबीडीटी की। तो यहाँ पर क्या सीबीडीटी को पावर है कि इनकम टैक्स लॉस को अप्लाई करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए वो क्या कर सकता है? उसको पावर दिया गया है कि वो क्या करे? ऑर्डर इशू करे, इंस्ट्रक्शन इशू करे या सर्कुलर इशू करे। किसको? अपने सब ऑर्डिनेट को। इनके सब ऑर्डिनेट के हो गए, यहाँ से यहाँ तक इनके सब ऑर्डिनेट हो गए। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से लेके इंस्पेक्टर तक को ये क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है सीबीडीटी। किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एंड इट्स बाइंडिंग ऑन द इट्स सबऑर्डिनेट। तो सीबीडीटी का क्या सर्कुलर है, इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, जो भी है उस पर बाइंडिंग है उनके सबऑर्डिनेट पे, ठीक है। अब बात क्या करते हैं सीबीडीटी द सीबीडीटी हाउएवर इज नॉट एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इन सच वे टू कि मतलब सीबीडीटी दो सिचुएशन में क्या कर सकती है? डायरेक्शन नहीं दे सकती। दो सिचुएशन क्या है कि असेसमेंट कैसे करना है, किस मैनर में करना है, और सीआईटी अपील को डायरेक्शन नहीं दे सकती। किसको? सीआईटी अपील को डायरेक्शन नहीं दे सकती, उसके डिस्क्रिप्शन पे इंटरफियर नहीं कर सकती। कौन? सीबीडीटी। तो दो चीज़ों को यहाँ बाहर रखा गया है कि असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि असेसमेंट कैसे करना है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती। दूसरा, सीआईटी अपील के डिस्क्रिप्शन में इंटरफियर नहीं करेगी। तीसरा क्या हो गया कि वो क्या करती है? डायरेक्शन मतलब क्या होती है? जो लॉ बनाती है उसको इजी वे में फॉलो हो। मेन कारण वही होता है जब अब मान लो इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाता है, तो एक्सटेंड कौन करता है? सीबीडीटी। द रिलैक्स सर्टेन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स टू रिमूव दैट एनी डिफिकल्टी फेस्ड लाइक एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या करता है कि पास अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइजिंग एनी आईटी अथॉरिटी अदर देन CIT to admit certain claim, exemption, reduction, refund, carry forward loss, etc. made even after the specified period to avoid any genuine hardship faced by the SSC। मतलब CIT अपील को डायरेक्शन दे सकती है, बाकी अपने सारे सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।